students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लास्ट में उनके नेम मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी डिटेल्ड क्लास लाने वाली थी। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने आज आपके लिए मोनोसैकेराइड से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उस मोनोसैकेराइड से रिलेटेड एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए और वीडियो के अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके इसी प्यार से मैं अपने और मोटिवेशन से आगे काम कर पाती हूँ। ठीक है, पिछले वीडियोस को मेरे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ के लिंक से आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है पिछले वीडियो से भी आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है फूड। ठीक है, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, समझा था, उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है, और अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि हमारा पहला टाइप आता है मोनोसैकेराइड्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो आज हम इसे मोनोसैकेराइड से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। ठीक है, पहला आता मोनोसैकेराइड्स, हिंदी में इसको मोनोसैकेराइड्स ही कहते हैं। लिख दे रही हूँ यहाँ पे, हिंदी में भी इसे मोनोसैकेराइड्स ही कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोनोसैकेराइड्स के फीचर्स पहले देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यही होता है कॉमन जनरल कमेंट्स देख लेते हैं उससे रिलेटेड। दीज आर द सिंपलेस्ट, कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, सबसे सरल होते हैं, कलर्ड होते हैं मींस कि रंग वाले होते हैं, और सॉल्युबल होते हैं मतलब कि घुलनशील होते हैं, और स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स, और ये मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मैंने क्या बताया, सिंपलेस्ट यानी सरल होते हैं, कलर्ड यानी रंग वाले होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल यानी घुलनशील होते हैं, ठीक है, और स्वीट यानी मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी तो हिंदी लिखेंगे मीठे है। ठीक है, दैट्स व्हाई, इसलिए दे आर कॉल्ड शुगर्स, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, शुगर्स कहते हैं। और हिंदी में शुगर्स को हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। शुगर्स लिखा है, शुगर नहीं लिखा है, इसलिए हम इसे कहेंगे शर्कराएं। ठीक है, इसलिए हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शर्कराएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं these are mainly hexose and pentose sugar in organisms, लिविंग जीवों में, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मोनोसैकेराइड्स है वो मुख्यतः मुखट या पंच कार्बनीय होती है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, खट यानी हेक्सोस, पंच यानी पेंटोस। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, पंच यानी पेंटोस, यहाँ पर कार्बनिक लिखा है, सॉरी फॉर मिस्टेक, अभी मैंने लिख दिया। ठीक है, कार्बनिक शुगर यानी कि पंच कार्बनीय, हिंदी में हो जाएगा कार्बनीय। ठीक है, जीवों में ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डी ग्लूकोज। यहाँ पर डी का मीन्स है डीऑक्सी से। ठीक है, डी ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर फाउंड, कि जो डी ग्लूकोज है वो सबसे महत्वपूर्ण शुगर है पाया जाने वाला। ठीक है, इट इज मेनली ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, जीवों में, अभी भी ये बात जीवों में ही की जा रही है कि जो डी ग्लूकोज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स में, और इसका मेन वर्क क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा को बनाने के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए डी ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडाइज्ड होता है मींस की ऑक्सीकरण होता है इसका। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूं, अगर आप हिंदी से हैं तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, पर कोई नहीं, मैं यहाँ पर हिंदी में मेंशन कर दे रही हूँ, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये ब्रेक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए क्योंकि ये ग्लूकोज इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ लिविंग बीइंग्स। ग्लूकोज जो है
यूनिवर्सल मीन्स कि सार्वत्रिक या सार्वभौमिक कह सकते हैं, यानी कि हर जगह। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक का मतलब ये होता है जो हर जगह हो प्रेजेंट, जिसकी हर जगह उपस्थिति हो, ऐसी कोई जगह हो जिसकी वहां पर उपस्थिति ना हो, उसे हम सार्वभौमिक या सार्वत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब है क्योंकि, मतलब इस पॉइंट से कोरिलेट कर रहा है कि ऐसा होता है क्योंकि जो ग्लूकोज है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ लिविंग बींग्स, कि जो लिविंग बींग्स है, जो जीवित प्राणी है, उनके लिए ये ग्लूकोज क्या होता है, एक यूनिवर्सल फ्यूल है, ईंधन है। किस चीज का ईंधन है, उनकी उनके अंदर की एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है, उनके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज का मेन वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन amount of glucose in the blood between 90 to 60 mg per ml, and that is why it is called blood sugar। जो ब्लड होता है हमारे, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट अगर देखा जाए कितना होता है तो 90 to 160 mg पर ml होता है। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में बिटवीन लिखा है ना 90 to 160, यानी कि 90 से 160 mg पर ml के बीच में ग्लूकोज की मात्रा होती है हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में। ठीक है, जिसकी वजह से दैट इज व्हाई, जिसकी वजह से इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं ब्लड शुगर, इसे रक्त शर्करा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं यहाँ लिख रही हूँ, रक्त शर्करा कहते हैं। किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, कोरिलेट करके यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग the 5 building blocks of a living system। जो लिविंग सिस्टम है, जो जीव तंत्र है, उसमें जो है 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में अपने। ठीक है, तो यहाँ उसी से रिलेटेड बात हो रही है 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, कि जो लिविंग सिस्टम है, जीव तंत्र है, उसमें जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कौन होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो एज दे, जैसे कि ये क्या कहते हैं, दे टेक पार्ट इन द असेंबली, कि ये जो संयोजन करते हैं, जब ये जुड़ते हैं, ठीक है, उस जुड़ने में ये अपना मेन पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, मेन पार्ट लेते हैं, इस वजह से इन्हें हम एज ए जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल हम जेनेटिक्स में पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी और इंटरमीडिएट में भी। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो, या अगर आप किसी और साइंस के अदर सब्जेक्ट से हैं तो नहीं कह सकती मैं कि आपने उसमें जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं। इसे हम जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, यानी कि वो आनुवंशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुणों को, ठीक है, उनकी क्वालिटीज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। बेसिक सी डिफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सीटेट में क्या होता है ना कि साइंस और मैथ्स में हम किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है तो हमें साइंस और मैथ से ही करना पड़ता है। अगर आप मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, तो आपका बायो नहीं होगा, तो उस जगह आपको ये पॉइंट प्रॉब्लम कर सकता है कि ये क्या है। तो इस वजह से मैंने आपको बेसिक डिफिनेशन समझा दी है कि आप किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से होंगे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इन द असेंबली ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इनके जुड़ने की जो जगह होती है, ठीक है, उसमें ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, उससे ही हम जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनना कहते हैं वो है। ठीक है, कॉल्ड, तो इन जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मींस की राइबोस एज ए जेनेटिक मटेरियल और डीऑक्सीराइबोस एज ए जेनेटिक मटेरियल, उस टाइम हम इन्हें क्या कहते हैं, इन शॉर्ट में आरएनए और डीएनए कहते हैं। ठीक है, आरएनए मींस की राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मींस की डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हाँ, तो अभी मैंने जैसे आपको ये लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब बारी आती है मोनोसैकेराइड्स की फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद, उसके लक्षणों को समझने के बाद, उसके एग्जांपल्स के बारे में जानने की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल है हमारे मोनोसैकेराइड्स के, क्या लिख दे रही हूँ, एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। चलिए कोई नहीं, आप समझ जाइएगा मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैंने एक ग्रुप बनाया, ये एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, किसका, ग्लूकोज का। एग्जांपल्स देखिए मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मैंने यहाँ पे दो आपके सामने केमिकल स्ट्रक्चर्स रखे हैं, यानी कि रासायनिक संरचना रखी है, दो की किसकी, एक ग्लूकोज की, दूसरी फ्रक्टोज की। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखिए हमें यहाँ पर ना हमारे सिलेबस में इनके स्ट्रक्चर्स का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पर ये मैंने अभी के लिए इसलिए रखा है कि हम जब इसके आगे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को समझेंगे तो इनका ये जो ग्रुप है, मतलब कार्बन्स और हाइड्रोजन्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किस तरह से आगे एक दूसरे बाइंड अप होता है और फिर आगे की ओर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, डाइसैकेराइड कैसे बनता है, पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है, क्या डिफरेंसेस है, ये समझने के लिए बस इसके बारे में बेसिक सब पॉइंट समझने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक पॉइंट इतना है सिर्फ कि यहाँ मोनोसैकेराइड्स में मोनो का मीनिंग होता है सिंगल यूनिट से ग्लूकोज का ये मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था C6H12O6 होता है। इसी को हमने क्या किया कि इसकी रासायनिक संरचना में दर्शा दिया, ऐसे ही इसका भी हमने किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समझना ये है कि जो ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका एक ग्रुप, ये एक यूनिट है, ये ग्लूकोज की सिंगल यूनिट है, ये पूरा जो है ये क्या है, ग्लूकोज की सिंगल यूनिट है। ठीक है, जब डाइसैकेराइड बनता है तो उसमें एक से दो यूनिट्स ऐड हो जाती है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो डाई बन जाता है, वो डबल हो जाता है। ठीक है, वो बाइंड अप कर दिया एक दूसरी यूनिट से तो वो डाई हो जाता है। यहाँ पर ये समझाने और दिखाने का पर्पस ये था मोनोसैकेराइड में। ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स वन यूनिट। ठीक है, किसी भी चीज की, ग्लूकोज है तो वो अकेला होगा, फ्रक्टोज है तो वो भी अकेला ही होगा, और गैलेक्टोज है, मैंने इसका इसीलिए नीड नहीं समझी क्या आगे की, बस समझानी इतनी सी बात थी कि एक इनका ग्रुप बस। ठीक है, उसे हम मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट अपनी सिंगल यूनिट पे ही वर्क करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सिंगल यूनिट का ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रक्टोज भी अपनी सिंगल यूनिट का ही यूज कर रहा है। इतना मेरा यहाँ पे समझाने का पर्पस था। आई होप मेरा ये आज का मोनोसैकेराइड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स में, प्रकार में अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो डाइसैकेराइड्स है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियरली समझेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं इसको आगे और भी अच्छे से डाइसैकेराइड्स लेके आऊंगी। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मेरी वीडियो में आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।